अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने डाइपोल मूवमेंट और इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। अगर कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये HF का एक मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन के बाकी तो सारे पेयर्ड थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है। दोनों ने आपस में शेयरिंग करके एक पाई बॉन्ड बना लिया, एक जो है वो बॉन्डिंग कर ली दरमियान में, और इस बॉन्ड को आपने सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरीके से इस फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा, इसे हम कहेंगे कि ये एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। इसके ऊपर पॉजिटिव पोल है, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है और इनके ऊपर चार्जेस कितना है, इसको मालूम करने के अमल को आपने डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स के दरमियान में होगा। डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, और डाइपोल मूवमेंट को आपने एक एरो से ज़ाहिर करते हैं। डाइपोल मूवमेंट को मैथमेटिकली जिस साइन से हम ज़ाहिर करते हैं उसे म्यू कहते हैं। म्यू किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू क्यू ज़रबे आर। क्यू चार्ज होता है और आर इनके दरमियान में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अब डाइपोल मूवमेंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर कूलम या कूलम मीटर इसका यूनिट होगा, और डिबाई भी इसका यूनिट होता है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.34 10⁻³ मीटर कूलम के बराबर होगा। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमारे पास आते हैं डाइपोल मूवमेंट की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होंगी, या डाइपोल मूवमेंट कौन सी एप्लीकेशन शो करेगा। नंबर 1, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है, ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। तो ये हमें बताना चाहता है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होगी। रेगुलर, तो ये बड़ा एक अहम किस्म का ट्रिक है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, उनके अंदर सेम एटम्स अटैच होंगे, तो वो डाइपोल मूवमेंट उनका 0 होगा और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जैसे ग्रुप नंबर 2 के मॉलिक्यूल, ग्रुप नंबर 3 के, 4 के, 5 के और 6 के मॉलिक्यूल्स के बारे में ये हमें बताएगा, और इसके साथ ही हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताता है। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में Ab2 टाइप हो, यानी उसके अंदर टोटल आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो उसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा 0 होगा। उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, और वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनका डाइपोल मूवमेंट भी 0 होगा। जैसे हमारे पास बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है या बेरियम है। अब इनके साथ कोई भी मॉलिक्यूल आप लगा दें, बेरिलियम, डाइफ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमेशा लीनियर होगी, और इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा। डाइपोल मूवमेंट 0, क्योंकि ये जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो आपने एक तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं, जो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होगा। ये दोनों वैल्यू बराबर होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इन सब मॉलिक्यूल का 0 डाइपोल मूवमेंट होगा। अब दूसरा जो हमारे पास है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर Ab3 टाइप होगी, मतलब उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो उसका डाइपोल मूवमेंट भी 0 होगा। उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और वो प्लेनर ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अब हम इनको बना के देख लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसे होंगे। अब ये बोरान होता है, बोरान है, एलुमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। इनके साथ आपने 3 F लगा दें, Bf3 होगा, Alc एल्यूमिनियम क्लोराइड, गैलियम क्लोराइड, इंडियम क्लोराइड। इनकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेनर ट्राईएंगुलर। जैसे बोरान होगा, एक फ्लोरीन इधर होगी, एक क्लोरीन इधर होगी। अगर फ्लोरीन लगानी है तो फ्लोरीन लगाएं, वरना क्लोरीन लगाना है तो क्लोरीन लगा दें। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल वो 120 है, और इसको हम कहते हैं प्लेनर ट्राईएंगुलर। ये प्लेनर ट्राईएंगुलर शेप बनाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल होगा दैट इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, और इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। और ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। जिनमें रेगुलर ज्योमेट्री पाई जाती है उनके अंदर पोलैरिटी होते हुए भी वो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट इसमें के अंदर 0 आ जाएगा।
सिमिलरली अगर किसी भी मालिक्यूल में AB4 टाइप है तो इसका भी जीरो। ये चौथे ग्रुप की अब हम बात कर रहे हैं कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इनका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो होगा। इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी। अब ये चौथे ग्रुप के जो रेडिकल हमारे पास आते हैं अब हम उनकी बात करते हैं। जो एलिमेंट आते हैं कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ये वाले सारे आते हैं। इन सब के साथ आपने 4 क्लोरीन लगाएं या 4 फ्लोरीन या ब्रोमीन, ये वाले सारे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, टिन और लेड टेट्राक्लोराइड, ये हमारे पास ना इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये जो है ये टेट्राहेड्रल इनकी स्ट्रक्चर होगी। और ये एक इनके अंदर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी पोलर होते हुए भी, यानी ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर होगा लेकिन एज ए होल ये मॉलिक्यूल जो होगा ये नॉन पोलर होता है क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और ये नॉन पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे। और चौथे ग्रुप के ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर हैं। तो हमारी शर्त ये थी कि अगर उनकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, सेम एटम्स होंगे तो उनका डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा और इस तरीके से वो नॉन पोलर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर पांचवें ग्रुप को आप देखते हैं तो इनकी जो डाइपोल मूवमेंट होगा AB5 टाइप होगी, डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होगा। इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी DsP3 होगी और ये हमारे पास PCl5 या आर्सेनिक, ये सारे के सारे पांचवें ग्रुप के अंदर मौजूद जो रेडिकल होंगे, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बना लेते हैं। जैसे ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये वाला ग्रुप जो होगा, और ये एंटीमनी है ये वाला। अब इन सबको देखो, ये PCl5 बनेगा और PCl5 जो होगा ये फास्फोरस होगा, एक क्लोरीन इधर होगी, ये क्लोरीन इधर होगी। तो इसके अंदर पोलर बॉन्ड होते हुए भी ये नॉन पोलर होगा और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाता है क्योंकि ये सारे पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पोल्स को कैंसिल कर देते हैं और नेट रिजल्ट जो डाइपोल मूवमेंट का होगा वो ज़ीरो होगा और इन सब मॉलिक्यूल्स को अपने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी के अंदर AB4 टाइप पाई जाती है तो उसका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो होगा। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो D2sp3 होगी। जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दरमियान में सल्फर होगा, इसके आसपास 6 फ्लोरीन अटैच होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और सल्फर और फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर होता है लेकिन एज ए होल इसका डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा और ये एक नॉन पोलर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डाइपोल मूवमेंट आल्सो हेल्प अस इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में भी बताती है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। जितनी आपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो, अगर डाइपोल मूवमेंट की कोई वैल्यू आ रही है तो वो पोलर है, अगर ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट है तो वो नॉन पोलर है। तो ये सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताता है। ये जितने मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं ये सारे सिमेट्रिकल हैं। अगर सेंट्रल एटम के साथ अगर सेंट्रल एटम के साथ साइड वाले जो एटम अटैच होंगे वो एक जैसे हैं तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, अगर वो मुख्तलिफ हैं तो वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। डाइपोल मूवमेंट का एक बहुत अहम यूज़ ये होता है कि इट आल्सो हेल्प अस इन सिस ट्रांस आइसोमर्स। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये इथीन है, 1,2 डाइब्रोमोइथीन। यहाँ पे दोनों ब्रोमीन एक साइड पे लगे हुए हैं तो आप इसे कहते हैं कि सिस आइसोमर है। यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस आइसोमर है। तो ये हमारी सिस और ट्रांस आइसोमर्स को समझने में भी हमारी मदद करता है। डाइपोल मूवमेंट जो होता है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ऑफ टू बाउंडेड एटम। जैसे HF है, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, इसलिए HF का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। मतलब अगर दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो उनका डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो हमारे पास HF है इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर HCl का होगा, फिर HBr का होगा, फिर HI का होगा। अब हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जिसके जितने ज़्यादा लोन पेयर होते हैं उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा है। मतलब जैसे यहाँ पे फ्लोरीन हमें नज़र आ रहा है तो फ्लोरीन के 3 लोन पेयर हैं, 3 इसके अंदर जो है लोन पेयर मौजूद हैं तो इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा है। और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है इसके 2 लोन पेयर हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है अमोनिया के अंदर इसका जो है वो 1 लोन पेयर है। डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
मतलब अगर देखें जैसे आर्थ्रो है, आर्थ्रो ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो आर्थ्रो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। बॉन्ड एंगल इसका कम है, बॉन्ड एंगल अगर कम होगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। फिर मेटा आ जाता है, फिर हमारे पास पैरा आ जाता है। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन के अगर 3 आप आइसोमर्स लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन करता है किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि आर्थ्रो का ज़्यादा है क्योंकि ये एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे तो उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होगा, जैसे H2 है, जैसे Cl2 है, जैसे N2 है, तो इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, जैसे HCl है, जैसे OH होगा या HF होगा, इन मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। सिस आइसोमर जो होते हैं इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा होता है। ट्रांस आइसोमर जो होते हैं इनका यूजुअली आमतौर पर ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है 1,2-डाइक्लोरोइथीन। ये 1,2-डाइक्लोरोइथीन है, तो ये दोनों डाइपोल सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अगर कोई ट्रांस आइसोमर अनसिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे मैं कोई ब्रोमीन लगा देता हूँ, तो अब इसका कोई ना कोई आइसोमर की कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट की हमारे पास इसकी इस आइसोमर की वैल्यू होगी। अब इसका सबसे अहम यूज जो है वो है परसेंटेज आयनिक करैक्टर। इसको हम कैलकुलेट करते होते हैं ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मूवमेंट ज़रबे 100। तो सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर HF का होता है, फिर HCl का होता है, फिर HBr का होता है, फिर HI का। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ये UHS के एग्ज़ाम में 2019 के अंदर भी आया था। इनमें से किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है? बहुत आसान सी बात है, आप देखें अगर किसी के अंदर लोन पेयर है तो उसका डाइपोल मोमेंट है। अगर किसी में एक जैसे एटम्स हैं और लोन पेयर भी नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। देखें जैसे अमोनिया है, इसका एक लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। अब इन तीनों का डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। विच विल हैव ए ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट। अब देखो जैसे OH है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ पे भी है, बट दे आर सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट होगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है इसका भी बिल्कुल ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। BF3 जो है ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इसका डाइपोल मूवमेंट भी हमारे पास ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जवाब आएगा आर, कि यहाँ पे सबका डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज़ीरो हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज विच विद डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से किसका डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होगा? यहाँ पे भी वही जवाब है कि AlCl3 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, CH4 का भी ज़ीरो है, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन इसका भी ज़ीरो है, तो सबका डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल जो है तो नॉन पोलर लेकिन उसके अंदर बॉन्ड जो है वो पोलर है। अब देखें ये जो CCl4 है ये आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो है, लेकिन एक्चुअली कार्बन और क्लोरीन जो होता है दैट इज़ ए पोलर बॉन्ड। उम्मीद है कि आपको ये डाइपोल मूवमेंट इसकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वस्सलाम।